नमस्कार दोस्तों, आज एक हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। 12th के बाद आरएस की तैयारी किस प्रकार की जाए। तो दोस्तों, आपको सबको विदित है कि 12th के बाद अगर हम देखना चाहें तो कौन विद्यार्थी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो 12th के बाद आपके सिविल की तरफ तैयारी करना चाहता है। तो उसके लिए दो आपने इफेक्ट देखे। सिविल तैयारी करने की अगर बात आती है, आरएस की प्रिपरेशन की बात आती है, या तो वो बच्चा खुद एडवांस बच्चा है या फिर वो बच्चा अपने किसी भी पेरेंट से, या तो एडवांस है वो खुद, या फिर वो बच्चा अपने पेरेंट्स से आपके प्रभावित है। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप आरएस की तैयारी कीजिएगा, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिएगा। अब वो 12th का बच्चा किस प्रकार तैयारी के अंदर, आप कंपटीशन के अंदर वो एंट्री करे, उसके लिए सबसे पहले उसे बेसिक चीजें जाननी होगी। और बेसिक चीजों में आपको सबसे प्रारंभिक स्थिति में करंट के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो आपको न्यूज पेपर की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करना है, जिससे आपको समाज में होने वाली प्रत्येक घटनाओं के बारे में, राज्य के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में, राष्ट्र के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली समस्त राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी घटनाओं के बारे में आपको अवगत होने को मिलेगा, जिससे आपको जानकारी मिलेगी। फर्स्ट, सेकंड नंबर पर हम बात करना चाहें तो आपको अपना बेसिक बनाना है। और बेसिक बनाने के लिए आपको सेकंड नंबर पर क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर पर आपको आज वर्तमान समय में हम देखते हैं एनसीईआरटी, सीबीएसई की बात कर लेते हैं। तो ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, इन बुक को आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने को मिलेगी, सीबीएसई की बुक पढ़ने को मिलेगी, और ये जो बुक होगी ये आपके बेसिक को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं कि जब हमारे पास ये सारा मैटर आ जाएगा, न्यूज़पेपर वाला मैटर आ गया, बेसिक के अंदर एनसीईआरटी आ गए, सीबीएसई का पैटर्न आ गया, इन बुकों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो अब हमारे पास सबसे पहले कंपटीशन के परिदृश्य को जानना होगा। और कंपटीशन के परिदृश्य को जब हम जानना चाहेंगे तो प्यारे दोस्तों, इसमें 3 स्टेप हमें देखने को मिलेगी। और 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप की बात करते हो तो आपके प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, सेकंड में हमें मेंस की तैयारी करनी है, और थर्ड में हमें इंटरव्यू को, पैनल को क्रैक करना है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आप प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको जो बेसिक पढ़ाया जाता है वो बेसिक किस प्रकार आसानी से तैयार हो जाए, उसके लिए आपके पास 3-4 प्रोसेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट प्रोसेस में बात करेंगे कि जो भी हमारा मैटर है उस मैटर को हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर उसको रिटेन करना पड़ेगा, उसका रिटेन करना पड़ेगा। और थर्ड नंबर पर हम बात करना चाहेंगे, उसका हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये आपके तीनों प्रोसेस जब तक नहीं होंगे, और फिर इसके बाद आपको अपने द्वारा पढ़े हुए का टेस्ट भी करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, किसी भी तरह की भूगोल पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी आप मैटर पढ़ते हैं आप मेंस में पढ़ेंगे। काफी सब्जेक्ट जैसे समाज शास्त्र वगैरह आपको मेंस में पढ़ने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले उसको पढ़ना है। अब वो पढ़ा कैसे जाए, हमारे पास अगर बात करें सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हैं तो कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश के नीचे जितना भी ज्ञान है वो सभी ज्ञान सिविल सर्विस के लिए आपके माना जाता है। तो इतना अथाह जो ज्ञान है उसको कैसे सीमित शब्दों में, कैसे आपके विशेष टेक्निक के साथ उसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हम कोचिंग के अंदर, उत्कर्ष की कोचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आपको जो सेलेक्टेड मैटर है पहले उसे किस प्रकार पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है, किस स्टेप के अंतर्गत पढ़ना है, यह आपको सबसे पहले बताया जाएगा। सेकेंड नंबर पर उसको रिटेन करना है, हमें रिटेन करना है कि उसके हमारे पास क्या हो, उसका एक मैटर पूरा तैयार हो जाए, लर्न हो जाए हमारे पास। रिटेन के बाद एनालाइज, उसका विश्लेषण करना है कि विश्लेषण कैसे किया जाए उसका, कि उसको हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, उसको कैसे हम बता सकते हैं।
अपने अंदर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमने मैटर प्राप्त किया है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके लिए एनालिसिस करना जरूरी होगा। उस मैटर की हमें बार बार पुनरावृत्ति करनी होगी। और इसके बाद उत्कर्ष के द्वारा आपको विदित है कि समय समय पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, टेस्ट सीरीज हमारे यहां पर स्टार्ट की जाती है। पेपर फुल लेंथी पेपर भी होता है, टॉपिक वाइज भी पेपर हो रहा है। इन सब पेपर के माध्यम से, इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने पढ़े हुए सारे मैटर का आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं कि आपको कितना मैटर अभी तक लर्न हो चुका है। ये सारा प्रोसेस जब चलेगा तो इसके बाद आप जब भी प्रीलिम्स देते हैं तो प्रीलिम्स में आपको सफलता मिल जाती है। और ये प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है ये अधिकांश से डाटाबेस आपके फैक्ट बेस आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन अभी वर्ष लेटेस्ट एग्जाम की बात करें तो लेटेस्ट एग्जाम में हमने देखा कुछ आपके यूपीएससी पैटर्न को भी इसने टच किया। एग्जामिनर ने यूपीएससी पैटर्न को टच किया है, तो अब वर्तमान में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आने वाले हैं जो आपके विश्लेषणात्मक भी क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो आपको पहले प्रीलिम्स होगा, और ये जो प्रीलिम्स होगा, इस प्रीलिम्स के अंदर आपकी किसी भी प्रकार की कोई मार्किंग आपकी मेरिट के अंदर प्रभावित नहीं करने वाली है। ये एज ए आप कह सकते हो क्वालिफाइड टेस्ट के रूप में देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं मेंस की। अब मेंस में जब आप पढ़ते हैं तो मेंस से आपका मार्किंग स्टार्ट होती है दोस्तों। और मेंस की मार्किंग की बात करते हैं तो आपको विदित है सभी को ही कि 3 तरह के आपके क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों। एक तो क्वेश्चन मिलेंगे 15 वर्ड्स के, एक मिलने वाला है 50 वर्ड्स का, और थर्ड क्वेश्चन जो मिलने वाला है वो आपको 100 वर्ड्स का मिलने वाला है। ये 2 नंबर की मार्किंग है। इनका आपके अंक कितना होने वाला है, 2। यहां पर आपके 5 अंक का और ये आपके 10 अंक का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। अब कोई भी चीज है हमारे पास, उस स्थिति के बारे में बात करें, हमसे कह दिया गया किन्हीं 5 मरुस्थलों के नाम बताइएगा, तो हमने पहले से जो प्रीलिम्स में बेसिक तैयार किया था, बेसिक तैयार किया है, उस बेसिक का हमें यहां पर फायदा मिलेगा। आपसे कहा गई 5 मरुस्थल बताइएगा, हमारे माइंड में पहले तो ये स्थिति क्लियर होनी चाहिए कि मरुस्थल विश्व के अंदर सभी कंटिनेंट्स के अंदर अगर मरुस्थल देखते हैं तो कौन कौन से मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गोबी का मरुस्थल, टकला माकर मरुस्थल, थार का मरुस्थल, दस्ते लूट, दस्ते काबिर, अल नहफुद, रब अल खाली, सहारा का मरुस्थल, काला हरी मरुस्थल, नामिब मरुस्थल, सोनोरान मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, कैलिफोर्निया मरुस्थल, मैक्सिको का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिम्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्सन, स्टट, स्टोनी। ऐसे माइंड में हमारे एक फिल्म बननी चाहिए। और वो फिल्म कब बनेगी, जब आपको प्रीलिम्स में ये सब चीज हम प्रोसेस के हिसाब से, मैपिंग के हिसाब से सारी तैयार करवा देंगे। और उसमें से आपको 5 आपको किसी मरुस्थलों के नाम देने डेजर्ट के, तो आप दे सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स के माध्यम से पूछता है तो भी आप बता सकते हैं, महाद्वीप विशेष के रूप में भी बता सकते हैं। इसके बाद उसी को आप कह देते हैं कि उन्होंने कहा कि एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों को बताते हुए किसी एक मरुस्थल का विस्तार से वर्णन कीजिएगा। तो आप जिस भी मरुस्थल को आप लेते हैं, आपने लिया थार का मरुस्थल ले लिया, तो थार के मरुस्थल में आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है, किन देशों में विस्तार फैला हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या है, जैव विविधता की दृष्टि से क्या योगदान मिलता है। यहां पर आपकी सरस्वती नदी के बहाव को बताना है, आपको आकलवुड फॉसिल पार्क जैसी स्थितियों को बताना है। तो वो पॉइंट सारे कौन कौन से पॉइंट किस क्रम में लिखे जाएंगे, इसके बारे में आपको अवगत करवाया जाएगा। आप टेस्ट जब देते हैं, मेंस लिखते हैं, तो आपकी कॉपी का पैटर्न क्या होता है, आपको पेज का पैटर्न क्या मिलता है। इसके अंदर आपको लाइनिंग का पेज मिलने वाला है, इस लाइनिंग के पेज के अंदर क्वेश्चन मिलने वाला है, और क्वेश्चन के बाद फिर आपको आंसर राइटिंग के लिए एक निश्चित शब्द सीमा के लिए आपको कुछ लाइन मिलने वाली है। तो आप आरपीएससी की जब बुक को देखते हैं, उसकी कॉपी को देखते हैं, तो आपको यहां पर कम से कम आप कह सकते हो 5 से 6 लाइनों का यूज करना है। यहां पर आप कह सकते हैं 8 से 9 लाइनों का यूज करना है, 15 से 20 लाइनों का यूज करना है। और किसी भी मैटर को कम से कम सीमित शब्दों में किस प्रकार लिखा जाए। आप ज्यादा लिखते हैं तो आपने बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर लिख दिए, एक लाइन में 2 लाइनें लिखे या नहीं लिखे, एक ही लाइन है साहब, हम तो गैप में बना के लिखेंगे। आपने शुरू में गैप ज्यादा कर दिया है, लास्ट में गैप कम कर दिया है। इस सब की जो स्थितियां हैं, इन सब की स्थितियों को अवगत करवाया जाएगा, पहले ही आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा। और इतने आपके टेस्ट किए जाएंगे यहां पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको एकदम माहौल जो मिलेगा
वो माइंड में एकदम फ्रीली माहौल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस कार्य को बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उसको सुगम बनाने के लिए ये हम सारे प्रोसेस लेके चलेंगे। इंटरव्यू पैनल के बारे में बात करते हैं तो उत्कर्ष एक विशेष इंटरव्यू पैनल अपना निर्धारित करता है, जिसके अंदर आपको मालूम है कि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष जैसे सभी महान हस्तियों को शामिल किया जाता है तथा उन सफल विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाता है जिन विद्यार्थियों ने इस ट्रैक को क्रैक करते हुए आगे बढ़े हैं कि किस विषय के अंदर कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बताना है, उसकी क्या महत्वता है, इन सब की जानकारी आपको होगी। तो एक 12th पास करने के बाद, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे, 12th पास करने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि आपके पास ग्रेजुएशन जैसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए आपके पास 3 ईयर होते हैं और इन 3 साल के अंदर ही अगर आप इस पैटर्न को लेकर चलते हैं तो इस विशालकाय आपके जो सिलेबस है उसको सुगमता के साथ, आसानी के साथ, उत्कर्ष के साथ आप तैयार कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये जो 3 साल का मैटर होगा, यहां पर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और यहां आप बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं इन सभी चीजों के लिए। तो आप जब भी पहला एग्जाम देंगे तो उसके अंदर आपको सफलता मिलना सुनिश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों, यह है आपका पैटर्न 12th पास के बाद आरएस की तैयारी करने का। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।